फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल का क्या नाम है कि भाई आप ना अकाउंट्स कर रहे हो ना, तो अकाउंट्स में कोई भी चीज छुपाओ मत। क्या मत करो? कोई भी चीज छुपानी नहीं है। छुपाओ। की सारी चीजें आपको बतानी है, कुछ भी नहीं छुपाना है आपको। ठीक है, तो फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल में कहता है कि भाई आपने सपोज करो किसी ने एक सेल करी 10,000 रुपए की। अब वो टैक्स बचाने के चक्कर में वो सेल ना दिखाए, तो उसने डिस्क्लोज किया या क्लोज कर लिया? क्लोज कर लिया। हाइड कर लिया ना। क्यों हाइड कर लिया? कि सेल होगी तो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा तो टैक्स देना पड़ेगा मुझे। अब इसने क्या की, सेल तो हुई, प्रॉफिट भी हुआ, बट इसको इसने अकाउंट्स में शो नहीं किया। नहीं किया। तो अब जब अकाउंट में शो नहीं किया तो टैक्स देना नहीं पड़ेगा। बच गया। नहीं पड़ेगा। तो ये गलत बात है या सही है? गलत बात। गलत बात। गलत बात। तो इसको बोलते हैं फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल के आप अकाउंट्स में सब कुछ दिखाओगे, शो करोगे, कुछ भी चीज आप छुपाओगे नहीं। ये नहीं। दोबारा बता देना, 1 मिनट में फोन आ गया था। हाँ भाई साहब बैठे हुए हैं आपके लिए। हाँ, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल ये बोलता है कि भाई कोई भी चीज, अगर कोई अकाउंट्स में कुछ भी चीज है, कोई भी ट्रांजैक्शन है, कुछ भी है, आपको छुपाना नहीं है, आपको बता देना है। क्या कर देना है? बता देना है। कोई भी चीज बातें छुपानी नहीं है। अब आपको लगता है कि इस बात को छुपा लूं तो मेरा फायदा हो जाए, तो ऐसा नहीं करना है। आपको सब कुछ डिस्क्लोज करना है, सब कुछ दिखाना है। इसका मैंने अभी एग्जाम्पल क्या लिया था कि 10,000 का अगर आपको कोई सेल हुई है और उस पे आपको क्या होगा, बेटा मैं ऐसे थोड़ी राइटिंग मेरी गंदी इसलिए आएगी क्योंकि मेरी उंगली टूटी हुई है इंडेक्स फिंगर, ठीक है ना, तो मैं पेन नहीं पकड़ पा रहा। तो 10,000 रुपए का अगर प्रॉफिट हुआ है, वो सेल हुई है, तो सेल में प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट जब होता है तो क्या देना पड़ता है? टैक्स। आपको 10,000 का प्रॉफिट तो हुआ, बट आपने अकाउंट्स में उसको शो नहीं किया। नहीं किया। तो टैक्स देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा? नहीं देना नहीं पड़ेगा। देना पड़ेगा। नहीं देना पड़ेगा। नहीं तो प्रॉफिट दिखेगा नहीं, जब प्रॉफिट दिखेगा नहीं तो टैक्स। इस बात का समझ में आया बच्चों? हाँ भैया। हाँ भैया। दिस इज नोन एज फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। प्रिंसिपल। अब मैं चाहता हूँ कि ये प्रिंसिपल, बेटा सच्चे बताओ बुक किसने नहीं खरीदी, एक बार बता दो मुझे, मुझे आइडिया हो जाएगा बच्चा। किसके पास बुक नहीं है? योगेश के पास बुक नहीं है। योगेश स्टोरी नहीं पूछनी मुझे, मैंने पूछा बुक है या नहीं है, बस नहीं है। और किसके पास बुक नहीं है? आरती, बोलो। अब फुल डिस्क्लोजर जिसके पास बुक है प्लीज एक बार पढ़ के दिखा, पढ़ना क्या लिखा हुआ है, क्या यही लिखा हुआ है या कुछ और लिखा हुआ है? योगेश 10 बार समझानी पड़ेगी क्या? अपना क्या कहते हैं, माइक ऑफ करना होता है बोलने के बाद है। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल को पढ़ो और बताओ क्या लिखा हुआ है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल में। जो मैंने पढ़ा है वही लिखा हुआ है या कुछ और लिखा हुआ है? फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल क्या बोलता है? अरे बाप रे, ये तो मेरे तो एक सेकंड, हो गया यहाँ पे मुझे। हाँ, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल क्या बोलता है, पढ़ के बताना। There should be complete and understandable reporting on financial statement of all significant information relating to economic affairs of the entity. इसका कहने का क्या मतलब है कि कुछ सारी छुपाना की नहीं। सारी रेलेवेंट इंपॉर्टेंट चीज को आपको शो करना है।
जो भी इकोनॉमिक अफेयर का मतलब क्या होता है? पैसे वाले अफेयर, पैसे का मतलब प्रॉफिट वाले अफेयर, अफेयर मतलब कोई बात। तो यानी कोई भी बात आपको छुपानी नहीं है, सारी की सारी बात आपको बतानी शो है। कर। समझ में आ गया? हाँ भैया। हाँ भैया। अब दूसरा कौन सा कॉन्सेप्ट है ये बताओ? मैटर मार्टिलिटी प्रिंसिपल। यार बच्चे, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये बच्चे आते ही क्यों हैं जब जाना होता है। चलो, क्या लिखा हुआ है बेटा? मार्शलिटी Criteria प्रिंसिपल। मार्टिलिटी प्रिंसिपल। अच्छा, अब उसके बाद दूसरा? वो प्रूडेंस और कन्वर्सेशन। प्रूडेंस ऑफ ठीक है, पहले कंज्यूमर्स prudence प्रिंसिपल। पढ़ेंगे, बाद में वो पढ़ेंगे, ठीक है ना? ओके भैया। प्रूडेंस प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? प्रूडेंस प्रिंसिपल को एक कंजर्वेटिव प्रिंसिपल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? कंजर्वेटिव। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, इसके बारे में हम पूरी की पूरी बातें पढ़ेंगे और फिर मैं बताऊंगा होता क्या है। देखो, कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है, मुझे ये बताओ पहले। अच्छा चलो, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, फिर तुम मुझे बताना ऐसा होता है नहीं होता इंडियन पेरेंट्स में। जब इंडियन पेरेंट्स होते हैं तो वो अपने लड़के को शायद 8 या 9 बजे अकेले बाहर निकलने देंगे, बट क्या लड़की को 8-9 बजे अकेले निकलने देंगे? नो सर। नहीं। नहीं भैया। कुछों के पेरेंट्स निकलने भी दे सकते हैं, कुछों के पेरेंट्स नहीं नहीं नहीं। भी नहीं। निकलने दी। अच्छा, कुछों के पेरेंट्स क्या कहते हैं, लड़की को शायद जींस ना पहनने दे, कुछों के पेरेंट्स शायद पहनने दे, ऐसा भी होता है। हेलो? हाँ भैया। हेलो? आवाज आ रही है? हाँ हेलो। भैया। हाँ हाँ भैया हाँ। आ रही कुछों है। कुछों के पेरेंट्स रिलेशनशिप्स को एक्सेप्ट कर लें, कुछों के पेरेंट्स रिलेशनशिप्स को एक्सेप्ट नहीं ना करते। करें। नहीं करें। तो कभी कभार जब लड़के बच्चे बात करते हैं, या फिर दो लड़कियां दो लड़के बात कर रहे होते हैं और फिर वो तीसरे बंदे के बारे में बोलते हैं, फिर हम ये नहीं बोलते यार उसके पेरेंट्स बहुत कंजर्वेटिव हैं, हाँ भैया। या हाँ। मेरे दादा ना बड़े कंजर्वेटिव सोच के हैं। तो इसका क्या मतलब है? हाँ। वो गलत सोच के हैं, या पुरानी सोच के हैं, या कुछ और सोच है उनकी? नहीं, पुरानी पुरानी सोच। सोच के। यही चीज गलत है। कंजर्वेटिव का मतलब पुरानी सोच नहीं होता। कंजर्वेटिव सोच का कोई मतलब और होता है कि बचा के सेफ रखने वाली सोच। कौन सी सोच? सेफ रखने वाला। सेफ रखने वाली। आप किसी चीज को अपने कंटेनर के अंदर रखते हो तो उसको संभाल के रखते हो, तो उसको कंजर्व करके रखते हो ना। हाँ भैया। कंजर्व करके रखने का मतलब क्या? बचा के रखना। हाँ। वहीं हाँ से ये भैया। शब्द का शब्द आया कंजर्वेटिव। प्रूडेंस का दूसरा नाम कंजर्वेटिव है, बुक में लिखा हुआ है, हम्म। ठीक है ना? अब बेटा मैं दोबारा से बता दूं, मेरे इंडेक्स फिंगर में लगी हुई है तो मैं शायद ढंग से लिख ना पाऊं, पर मैं बोल जरूर रहा हूं, ठीक है ना? तो कंजर्वेटिव प्रिंसिपल वहीं से आया हुआ है। कंजर्वेटिव प्रिंसिपल बोलता है कि भाई ज्यादा उछलो मत, बचा के चलो। क्या करो? बचा बचा के के चलो। बचा के चलो। इसका कहने का क्या मतलब है? प्रूडेंस प्रिंसिपल एक बहुत प्यारी सी लाइन बोलता है, और इसको मैं समझाऊंगा अभी क्या बोलता है। डू नॉट थिंक अबाउट प्रॉफिट, बट थिंक अबाउट फ्यूचर लॉस। क्या है ये बताओ? क्या लिखा हुआ है, मुझे कोई समझा? प्रॉफिट के बारे में मत सोचो, अपने फ्यूचर में लॉस होने के बारे में सोचो। कोई और? संजना तुम दी है? सर ये कह रहे हैं कि अगर हम अपने अपने प्रॉफिट के बारे में नहीं, हमें अपने लॉस के बारे में सोचना चाहिए जो फ्यूचर में होगा। तो ये प्रॉफिट कौन से वाले प्रॉफिट के बारे में बोल रहा है? फ्यूचर के प्रॉफिट के बारे में या आज के प्रॉफिट के बारे में? प्रेजेंट फ्यूचर के आज प्रॉफिट। के प्रॉफिट। प्रॉफिट। फ्यूचर, ये पूरा सेंटेंस एक ही है, तो ये फ्यूचर के लिए जाए। फ्यूचर के लिए। हाँ। तो ये बोलना चाह रहे हैं भाई फ्यूचर के प्रॉफिट के बारे में मत सोचो, उछलो मत, फ्यूचर में जो लॉस होने वाला है उसके बारे में सोचिए। चलो, हम लाइफ इंश्योरेंस क्यों कराते हैं पहले ये बताओ? बाद में हमें वो मिलेगा।
किसके लिए? जब हम बाद में मतलब फायदा कि हो। हाँ, हाँ मैं कह रहा हूँ चलो वो छोड़ो, मेडिकल इंश्योरेंस क्यों कराते हैं हम? अगर बाद में हमें कोई परेशानी होती है और हम पे नहीं यानी कर पाते तो फ्यूचर हमें में, उससे फ्यूचर मिलता हम है ये सोच के चल रहे हैं ना कि फ्यूचर में कोई लॉस हुआ तो उसकी तैयारी कब से कर लो? अभी से। पहले से। तो बिजनेस भी यही बोलता है कि भाई फ्यूचर में आपका प्रॉफिट आ रहा है, वो बहुत अच्छी बात है। प्रॉफिट आएगा तो आपको उसकी सोचने की बात नहीं है, बट आने वाला फ्यूचर में कोई लॉस आने वाला हो जो आपको नजर आ सकता है कि हो सकता है, तो आपको उसके लिए क्या करना चाहिए? आज ही से तैयारी करनी चाहिए या कल से तैयारी करोगे? आज। अभी। तो इसके लिए बोलते हैं, कंजर्वेटिव प्रिंसिपल के लिए बोलते हैं कि भैया फ्यूचर के लॉस की तैयारी आज से करो। आज से ना कुछ चीजें रिजर्व करके रख लो। क्या करके चल लो? रिजर्व। रिजर्व। अब इसका पूरा मैं मतलब समझाता हूँ क्या होता है। एक दो बच्चों के नाम लेते हैं, एक नाम लेते हैं योगेश और एक नाम लेते हैं हर्षित का। दोनों ही एक बिजनेस करते हैं, दोनों ने एक मशीन खरीदी 1 लाख रुपए की। कितने लाख रुपए की? 1 लाख। मशीन की कीमत थी वो, कितने साल चल सकती थी मशीन? 10 साल। 10 ईयर। 10 ईयर के बाद वो मशीन बेकार हो जाएगी, नई मशीन लेनी पड़ेगी। पहली ईयर, दूसरी ईयर, तीसरी ईयर, चौथी ईयर, पांचवी ईयर, छठी ईयर, सातवीं, आठवीं, नवीं और 10वीं। 10 साल पूरे हो गए। ऐसे सेम 10 हर्षित ने पूरे टाइम चलाए, 10 साल पूरे। अब दोनों में फर्क क्या था कि योगेश को मालूम था कि भाई आने वाले फ्यूचर में मुझे मशीन की जरूरत पड़ेगी, तो मैं आज से पैसा जमा करके चलूं या तभी सोचूं उसके बारे में? अभी से सोचूंगा आज अभी। से। तो योगेश ने हर महीने 10,000 रुपए जमा करने, हर साल 10,000 रुपए जमा करना चालू कर दिए। वहां हर्षित ने इसके बारे में सोचा नहीं। हर्षित बोलता है कि जब मन आएगा तब देखेंगे। 10 साल हो गए दोनों। अब 10 साल में दोनों ने कितने रुपए जमा कर लिए? क्योंकि योगेश ने कितने रुपए जमा कर लिए 1 लाख। 1 लाख। 1 लाख। 1 लाख। और हर्षित ने? एक भी नहीं। एक भी नहीं। अब दोनों की मशीन खराब हो गई, दोनों मशीन लेने गए, दोनों के पास पैसा है, सफिशिएंट पैसा है, बट योगेश को अलग से पैसा निकालने की जरूरत है या उसने जमा कर रखा है? जमा कर रखा है। जमा कर रखा है। और हर्षित पे पैसा जमा है? नहीं भैया। हर्षित को अपने बिजनेस से ही पैसा निकालना होगा, बिजनेस में कोई काम रोकना हाँ पड़ेगा उस टाइम के लिए। हाँ। हाँ। और योगेश को कोई काम रोकने की जरूरत है नहीं। योगेश ने तो क्या कहते हैं अपनी एक गुल्लक डाल रखी थी, गुल्लक में से पैसा निकाला, जैसे हम करते थे ना कि कोई गुल्लक डाल देते थे, गुल्लक में पैसा डालते रहते थे, और जैसे पूरा समय हो जाता था तो उस गुल्लक को तोड़ के अपना काम कर लेते थे, तो हमें कोई लॉस भी नहीं होता था, कुछ नहीं करना होता था। और आपने गुल्लक नहीं डाल रखे, अपने पैसे जमा नहीं कर रहे हो और आपको कुछ चीज खरीदनी हो, तो बाद में आप जुगाड़ करते हो ना, इधर उधर से कुछ एक आध काम बिगाड़ते हो अपने, एक आध काम जो आगे फ्यूचर में करने वाले होते थे या प्रेजेंट में करने वाले थे, उनको रोक के पहले दूसरा वाला काम करते हो। हाँ भैया। तो इसको बोलते हैं प्रूडेंस प्रिंसिपल। अब तो योगेश ने क्या किया, 10,000 रुपए की मशीन, 1 लाख रुपए की मशीनरी थी। अब 10 साल बाद उसे 1 लाख रुपए की मशीनरी तो होगी नहीं, वो ही मशीनरी अच्छी टेक्नोलॉजी की होगी, बढ़िया टेक्नोलॉजी की होगी और बढ़िया मिल जाएगी उसको, थोड़ी सी महंगी मिलेगी, तो कुछ अपने 10-20 हजार रुपए और डाल देगा, तो उसको कितने रुपए का बंदोबस्त करना पड़ा? 20,000। 20,000। और वहीं इसको पूरा कितने का बंदोबस्त करना पड़ा? 1 लाख 1 20,000। लाख 20,000। मैं कह रहा हूँ दोनों ने बंदोबस्त कर दिया, पर किसको ज्यादा दिमाग मारना पड़ गया होगा? हर्षित। 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 अपना किसका काम धंधा थोड़े दिनों के लिए अफेक्ट होगा? हर्षित। हर्षित का। हर्षित। तो हर्षित कौन सी सोच का था? मॉडर्न सोच का था। और योगेश कौन सी सोच का था? ओल्ड। कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव। तो इसी को बोलते हैं कंजर्वेटिव प्रिंसिपल। क्लियर या नहीं? हाँ भैया। कंजर्वेटिव प्रिंसिपल बोलता है डू नॉट थिंक अबाउट फ्यूचर प्रॉफिट। अरे फ्यूचर में जो प्रॉफिट हो रहा है उसके बारे में आज मत खुश हो जाओ, बल्कि सोचो कि फ्यूचर में जो लॉस आ रहा है उसकी तैयारी आज से कैसे करें। समझ में आ गया? हाँ भैया। ऐसा मत करना कि फ्यूचर में तुम्हें पता है कि मेरे को 2 करोड़ रुपए का प्रॉफिट होने वाला है तो आज ही खर्च करना चालू कर दो, कर्जा करना चालू कर दो अपने, क्योंकि फ्यूचर में तो 2 करोड़ का होगा, कर्जा उतार देंगे। ऐसा नहीं करना है, आपको बहुत समझ के चलना है और फ्यूचर के लॉस की तैयारी करते हुए चलना है। समझ में आ गया? हाँ भैया। हाँ भैया। इसके बाद वाला पॉइंट कौन सा है? मटेरियलिस्टिक।
ये पॉइंट ना इससे थोड़ा रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? फुल Full डिस्क्लोजर। disclosure. अब मैं ये बोल रहा हूँ फुल डिस्क्लोजर में क्या लिखा हुआ था? सब चीज उसमें दिखानी भैया है, सब छुपाना चीज नोट नहीं है। करने पड़ते हैं, सब इम्पोर्टेंट चीजें। फुल डिस्क्लोज करो, सिग्निफिकेंट चीज जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको आपको डिस्क्लोज करना ही होगा। इकोनॉमिक से रिलेटेड, इकोनॉमिक मतलब पैसों से रिलेटेड कोई भी बात होगी अकाउंट्स में आपको दिखानी पड़ेगी, आप कुछ नहीं छुपाओगे। वहीं मटेरियलिस्टिक कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि भाई अगर आपके बिजनेस में कुछ छोटे मोटे से खर्चे या छोटी मोटी सी बात है जिसको दिखाओ तो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा और ना दिखाओ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आप उसको इग्नोर कर सकते हो। ये लिखा रहता है। बच्चों को समझ में नहीं आएगा, एक और बार बोलूंगा तो समझ में आएगा। मटेरियलिस्टिक कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि भाई अगर कोई ऐसी बात है बिजनेस में जिसको दिखाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता और ना दिखाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको डिसीजन लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको डिसीजन लेने में, फ्यूचर के डिसीजन लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी, तो आप उस बात को छुपाना चाहो तो छुपा सकते हो। तो ऊपर वाले में और इस वाले में क्या फर्क है? ऊपर वाले ने साफ साफ बोला है कि फुल डिस्क्लोजर ऑफ इंपॉर्टेंट थिंग, सिग्निफिकेंट बातों को आपको बताना ही बताना है। और नीचे वाले में उल्टा बोल रहा है कि भाई अगर कोई इनसिग्निफिकेंट मतलब कोई जरूरी बात नहीं है तो आप उसको दिखाओ या ना दिखाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि 1 लाख रुपए आपके पास है, उसमें से आपने 10 रुपए खर्च कर दिए, तो क्या ये मैटर करते हैं 10 रुपए खर्च करना? नहीं। अगर आपके पॉकेट में 1 लाख रुपए हैं और आपने 10 रुपए खर्च कर दिए तो आपके पापा पूछते कितने रुपए तुम्हारी जेब में, तो तुम कितने रुपए बताओगे? 1 लाख। 1 लाख ही बताएंगे। कौन से 10 रुपए कोई महीने थोड़ी लगता है? आप पापा को 10 रुपए आप पापा को इतने रुपए दोगे तो पापा कुछ कहेंगे तुमसे? नहीं। बट अगर आप नहीं। तो ये अनइम्पोर्टेंट बात है, इसको दिखाओ ना दिखाओ कोई फर्क पड़ता है आपको? कोई डिसीजन लेने में कोई दिक्कत होगी कोई? नहीं। तब मैं कह रहा हूँ 1 लाख रुपए थे आपकी जगह पे, आपने 20,000 रुपए खर्च कर दिए, तो आप अपनी जेब में कितने बताओगे? 80,000। 80,000। अब ये तो नहीं कि इसको भी छुपा लोगे आप, नहीं। नहीं। क्योंकि ये बहुत बड़ा अमाउंट है और इसके ना होने से क्या हो जाएगा, डिसीजन लेने में कोई दिक्कतें। आ सकती है। और आएंगे। यहाँ कोई डिसीजन लूंगा मैं इसके 1 लाख के ऊपर तो आराम से ले सकता हूँ ना। क्यों? क्योंकि 10 रुपए कोई मायने तो नहीं रख रहे ना। नहीं। तो इसको बोलते हैं मटेरियलिस्टिक प्रिंसिपल। अब मैं बोल रहा हूँ आपसे ना, ये वाला, ये जो मैंने अभी आपको पढ़ाया, ये प्रूडेंस प्रिंसिपल को 3-4 लाइन पढ़ो और मटेरियलिस्टिक की 3-4 लाइन पढ़ो। कोई पढ़ दो मेरे लिए, पढ़ना चाहे तो। पहले जिसने पढ़ी थी वो पढ़ दे। Do not anticipate a profit but provide for all possible losses. और ठीक है, मैटेरियलिटी के लिए साफ साफ बोल दिया कि फ्यूचर के प्रॉफिट के बारे में मत सोचो। एंटिसिपेट मतलब सोचना, एंटिसिपेट मत करो, बल्कि किसके लिए, किसके बारे में सोचो? आने वाले लॉसेस के लिए। यही लिखा हुआ है ना। हाँ। अगर 2-3 लाइन पढ़ोगे तो यही रैम होगा। अब वो पढ़ो, मटेरियलिस्टिक कॉन्सेप्ट क्या है? An item should be regarded as material if there is a reason to believe that knowledge of it would influence the decision of an informed investor. अब इसका क्या मतलब है? एन आइटम टू बी रिगार्ड एज मटेरियल मतलब एक कोई ऐसी बात वो हमें इम्पोर्टेंट समझनी है कि अगर वो ना होती तो डिसीजन लेने में हम अफेक्ट हो जाते। जैसे यही वाली बात थी, इसमें 10 रुपए इम्पोर्टेंट था या 20,000 रुपए इम्पोर्टेंट था? 20,000 रुपए। तो अगर 20,000 की 20,000। बात अगर आप नहीं बताओगे तो दिक्कत में आ जाओगे, पर 10,000 रुपए वाली बात अगर आप नहीं बताओगे तो कोई दिक्कत में। नहीं आओ। यही लिखा हुआ है पूरी लाइन। 10 रुपए। समझ में आया? पढ़ के देख लो दोबारा हाँ से भैया। यही लिखा है या कुछ और लिखा हुआ है? अरे भैया हामी तो बोलो, ना भी बोलोगे तो भी दोबारा से बताऊंगा। यही लिखा है। मुझे बस एक ही बच्चे की आवाज आ रहा है और किसी की आवाज आई यही नहीं। लिखा है भैया, यही लिखा है। यही लिखा है। सचिन वचिन की आवाज नहीं आ रही, देव की, वो दिवांश की आवाज नहीं आ रही है, लक्ष्य की आवाज नहीं आ रही है, मुझे खुश की नहीं आ रही है, आर्ची की नहीं आ रही है, अद्रिका की तो आती नहीं है, आदर्श की भी नहीं आ रही मेरे को, जानवी, खुशी,
मैं तो बोल रही हूँ भैया। अच्छा, खुशी की आवाज है। मैं तेरे से मैं संजना की समझ रहा है। अच्छा, महक। मैं भी बोल रही हूँ भैया। अच्छा, ये महक बोले। प्रतिभा। यस सर। बेटा कुछ भी समझ में आ रहा है या ऊपर ऊपर से निकल रहा है? नहीं सर, आ रहा है समझ में। सबको समझ में आ रहा है? लिटरली बताओ, अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं उसको उस सेंस में बोलूं। हाँ भैया आ रहा है। हाँ भैया। चलो, अब दूसरा प्रिंसिपल बताओ। कॉस्ट हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट, हाँ, कॉस्ट कॉन्सेप्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट। ये कॉन्सेप्ट मेरा सबसे प्यारा कॉन्सेप्टों में से एक है और मेरे को पता नहीं क्यों ये इतना अच्छा लगता है, और ये इम्पोर्टेंट है। टिक लगा लो इसके ऊपर, इम्पोर्टेंट। इसका क्या मतलब होता है? हिस्टोरिकल। हिस्टोरिकल का क्या मतलब हुआ? पुराना। हिस्ट्री, हिस्ट्री। और हिस्ट्री का क्या मतलब हुआ? पुराना। पुराना। पास्ट। तो अब ये कुछ अकबर बीरबल की बात थी। जब मैं अकबर बीरबल के टाइम में पैदा हुआ था, तब मैंने एक प्लॉट खरीदा था। तो अकबर बीरबल मेरे दोस्त थे, और वो उन दोनों ने क्या कहते हैं मेरे साथ प्लॉट खरीदा। एंड मैंने कॉमर्स ज्ञान के लिए एक प्लॉट खरीदा। प्लॉट मतलब लैंड खरीदा। कितने लाख का खरीदूं बताओ? 1 लाख। 1 लाख रुपए का? 1000। 20 लाख। 1000 1,000 रुपए। रुपए का खरीदूं? 1,000 रुपए की जमीनें आ रही हैं 2010 में भी। तब के टाइम पे लाख तो में तो आती आ थी। जाएगी। अरे 2010 के टाइम में आ रही होंगी 1,000 रुपए में जमीनें। 10। नहीं नहीं, अकबर बीरबल के टाइम पे तो आती थी। अब मैंने टाइम भी दे दिया बेटा यहाँ पे। मैंने अकबर बीरबल को ये नहीं बोला कि अकबर बीरबल वो वाले अकबर बीरबल थे। मैंने अपने दोस्तों का नाम बताया। 3 लाख। चलो ठीक है, 3 लाख अमाउंट बोले। चलो 20 लाख। 20 लाख, बहुत बढ़िया। 20 लाख से ऊपर अब बोली नहीं लगा रहे हैं, ठीक है बेटा। कुछ ना बैलेंस शीट ऐसी दिखती है हमारी। बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट होता है जिसमें आप ये दिखाते हो कि आपके पास कितना कर्जा है और आपके पास खुद की चीज कितनी है। मैं ये बैलेंस शीट बना रहा हूं 2010 की। तो मैंने क्या खरीदा है अभी? क्या खरीदा है मैंने अभी? लैंड। प्लॉट। प्लॉट। वो प्लॉट किस हेडिंग में आता है? लैंड एंड बिल्डिंग बोलते हैं उसको, लैंड एंड बिल्डिंग। कितने लाख का खरीदा है? 20 लाख। 20 लाख का। अब वो किसका है? मतलब वो बोझ है मेरे ऊपर या वो मेरे लिए असेट है? असेट। असेट। क्योंकि वो मुझे पैसा कमा के देगा, क्योंकि मैं उसके ऊपर कुछ ना कुछ बिल्डिंग बनाऊंगा, फिर अपना कॉमर्स का कुछ ना कुछ काम करूंगा। तो वो असेट है या लैंड वो है? असेट। 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 सही 10 साल बाद वो जमीन की कीमत कितनी हो जाएगी? 40 लाख। 40 लाख, बिल्कुल ठीक। कितनी हो जाएगी? 40 लाख। 40 लाख। 40 लाख। बहुत बढ़िया। अब मैं यही पूछना चाह रहा हूँ, एक कुछ गड़बड़ी दिख रही है या बिल्कुल ठीक दिख रहा है आपको जैसा अभी मैंने किया हुआ है? होना तो यही चाहिए था कि भाई 20 लाख की चीज है तो 20 लाख की दिखाओ, 40 लाख की चीज है 40 लाख की दिखाओ। यहाँ पे पर अकाउंट थोड़ी सी चेंज होती है। अकाउंट्स बोलती है आपने जो भी आइटम जिस टाइम पे भी खरीदा था वो आइटम उसी रेट का दिखाओगे आप, चाहे वो 10 साल हो जाए, 20 साल हो जाए या 30 साल हो जाए। भैया इसको फिर से बोलना। यहाँ पे 40 लाख लिखा हुआ था। हाँ भैया। हाँ भैया। यही बोला गया, अकाउंट में बोला गया कि भाई जो आपने जमीन कब कब खरीदी थी? 2010 में। 2010 में। कौन से कितने रुपए में खरीदी थी? 20 20 लाख। लाख। 20 लाख। इसको बोलते हैं ओरिजिनल कॉस्ट। अब
अब अकाउंट्स में ये बोला गया कि चाहे आपकी जमीन 1 करोड़ की हो जाए, या जमीन आपकी 10 लाख की हो जाए, या आपकी जमीन 40 लाख की हो जाए, चाहे 10 साल हो या 20 साल हो या 1 साल हो, आप उस जमीन को 20 लाख की दिखाओगे, 40 या 50 या 10 लाख की नहीं दिखाओगे, ओरिजिनल कॉस्ट ही दिखाओगे। यानी पुरानी कॉस्ट ही दिखाओगे, नई कॉस्ट नहीं नहीं दिखाओगे। दिखाओगे। ये ये तो एक्चुअल कॉन्सेप्ट जैसा है। हैं? एक्रूअल concept कॉन्सेप्ट। नहीं, एक्रूअल थोड़ा अलग है। एक्रूअल में तो पेमेंट की बातें होती है, यहाँ तो चीज खरीदने की बात है। अब ये अब पढ़ के देखो क्या क्या लिखा हुआ है हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट में। कोई जना पढ़े मेरे लिए, और खुद सब लोग अपने आप भी पढ़े। पढ़ो। An asset is recorded in the books of account at the price paid to acquire it, and the cost is the basic for all subsequent accounting for asset. Asset is recorded at the cost at the time to purchase, but is systematically reduced, charging depreciation. ठीक है, साफ साफ लिखा हुआ है कि भाई जो बिल्डिंग है, जो भी असेट हमने खरीदा है, वो उसी कॉस्ट का दिखाया जाएगा। उसमें चाहे वो 1 साल चलाओ, 2 साल चलाओ, 30 साल चलाओ। एक्वायर मतलब परचेज करना, तो ये उतने ही रुपए का दिखाएगा, ना तो इससे कम का दिखाओगा, ना उससे ज्यादा का दिखाओगा। समझ में आ गया? मार्केट प्राइस हाँ कुछ भैया। भी हो जाए, आप ओरिजिनल कॉस्ट भी दिखाओगे। बट हाँ, आप एक चीज कर सकते हो कि साल दर साल कोई भी चीज अगर डेप्रिशिएट हो रही है तो उसको डेप्रिशिएट कर सकते हो। डेप्रिशिएट मतलब उसको कम कर सकते हो कि 10,000 रुपए की वैल्यू कम हो गई होगी, 50,000 रुपए की वैल्यू कम हो गई होगी। बट अब मार्केट प्राइस नहीं चेंज कर सकते। मार्केट प्राइस मतलब ओरिजिनल कॉस्ट ही रहने दोगे उसको, उसको चेंज नहीं करोगे। कहने का क्या मतलब है कि अभी चेक करो, कोई मैंने कार ली, वो कितने की है? 20 लाख। 20 लाख। ये ओरिजिनल कॉस्ट है। मैं अगर इस पे डेप्रिसिएशन नहीं दे रहा हूं तो 2010 में भी 20 लाख की दिखाएंगे, और 2020 में भी कितने की दिखाएंगे? 20 लाख। 20 लाख चाहे उसकी मार्केट वैल्यू कम हो जाए, ज्यादा हो कम जाए। हो गई होगी। कुछ भी हो जाए, कम ही रहेगी। तो ये कार की तो वैल्यू कम ही होती है, कार की कम। मार्केट वैल्यू कम। कम हो गई। पर आप डेप्रिसिएशन माइनस कर सकते हो हर साल। डेप्रिसिएशन का क्या मतलब है कि आपको लगता है कि 10,000 कॉस्ट ऑफ रुपए 10,000 मेंटेनेंस। रुपए की गाड़ी चल चुकी है तो 10,000 रुपए हम काट दें। मार्केट प्राइस नहीं काट रहे हैं। मार्केट प्राइस तो हम डिसाइड नहीं करते। मार्केट प्राइस कौन डिसाइड करेगा? बाहर के लोग। बाहर के लोग कहते हैं कि भैया नहीं, अब आपकी गाड़ी की कीमत 10 लाख रुपए की है, तो आप अपने अकाउंट में 10 लाख लिखोगे, नहीं लिखोगे, आप 20 लाख की लिखोगे। समझ में आ गया? हाँ भैया। हाँ भैया। और हाँ अब इसको भैया। इतना कंफ्यूजन ना लेके अब इतने इसी पे आ जाते हैं कि भाई लैंड एंड बिल्डिंग से सबसे बड़ी एग्जाम्पल होता है। 20 लाख का लैंड था, आने वाले साल में वो 40 लाख का हो गया। आप 40 लाख का नहीं दिखाओगे, कितने का दिखाओगे आप? 20 लाख। 20 तो लाख। इसको बोलते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। समझ में आ गया? हाँ भैया। हाँ भैया। अब बताओ इसके बाद कौन सा है? मैचिंग कॉन्सेप्ट और मैचिंग प्रिंसिपल। ठीक है। मैचिंग कॉन्सेप्ट का एग्जाम्पल तुम्हें समझाते हैं हम तुम्हारे ड्रेसअप से। लड़कों, तुम लोग कपड़े पहनती हो तो मैचिंग के हिसाब से पहनती हो, या कुछ भी मतलब जो मन आया वो टी शर्ट डाल ली, जो मन आया जींस जो डाल मन ली, आया। जो मन आया? ठीक है। अब मैं शादी की बात कर रहा हूँ, मतलब आप किसी पार्टी में जा रहे हो, अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में जा रहे हो, तो आप मैचिंग पहनते हो या फिर तब भी कुछ भी? मैचिंग। हाँ, मैचिंग। क्या पहनते हो मैचिंग में? मुझे कुछ बताओ, कोई एक कॉम्बिनेशन बताओ कि भैया ये वाला कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है हमें, चाहे वो हो ना अच्छा या बहुत अच्छा हो, आप बताओ। ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक एंड व्हाइट। व्हाइट क्या कहते हैं, आपकी शर्ट और ब्लू कलर ब्लैक की जींस। डेनिम जींस। हाँ, यस। ठीक है ना? ऐसी चीजें पहनते हैं। अब मैं ये मतलब ये कॉन्सेप्ट आपसे तो था ही नहीं, मुझे किसी और लोगों से पूछना चाहिए था। वो लोगों का नाम है लड़कियां। उनसे मैं पूछता हूँ कि अगर वो शादी में जाएंगी तो मैचिंग के कपड़ों के साथ साथ वो क्या क्या चीजें मैचिंग की पहनेंगी? मैचिंग की ज्वेलरी, मैचिंग के हाँ। आपके क्या कहते हैं, मतलब हाथ की एसेसरीज, आपकी मैचिंग का पर्स भी होना चाहिए, आपके मैचिंग के क्या कहते हैं नेल शू, पेंट। वो क्या बोलते हो आप लोग, जो भी अपना फुटवियर है वो होना चाहिए। और आजकल तो कोरोना वायरस चल रहा है तो मैचिंग का आपको वो भी चाहिए, मास्क। मास्क।
तो मैचिंग का क्यों दिखाते हैं हम, ये बताओ? अच्छा लगे, अच्छा बेकार लगने लगे के या लिए। अच्छा लगे? अब मैं बोल रहा हूँ कि आप शादी में गए हो और क्या कहते हैं साड़ी पहन रखी हो, साड़ी के नीचे आपने क्या कहते हैं जींस पहन रखी, तो वो मैचिंग हुई? नहीं। शादी पहन रखी में गए हो और आप हील्स के सैंडल या कोई भी जो भी आप कुछ भी बोलते हो वो ना पहन के आपने स्पोर्ट शूज पहन लिए, वो वो नहीं। बिल्कुल मैच नहीं। तो क्यों नहीं? वो मैच नहीं कर रहा है या कि कर रहा है मैच? मैच नहीं कर रहा, मैच नहीं कर रहा। और जब वो मैच नहीं कर रहा तो क्या लग रहा है, गंदा लग रहा है या अच्छा लग रहा है? गंदा। गंदा लग रहा तो यही कहीं से कॉन्सेप्ट आया मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि भाई जिस साल के एक्सपेंस हैं उसको उस साल की इनकम से मैच कराओ। क्या बोला मैंने? जिस साल के एक्सपेंस है उस साल की इनकम से। इनकम से मैच कराओ। जिस साल के एक्सपेंस हैं उसको उस साल की इनकम से मैच कराओ, तो उसको बोलते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट। और एक और चीज बोलते हैं, जिस चीज का एक्सपेंस है और जिस चीज की इनकम है उसको उसी से मैच कराओ। तो अब भैया ये बात तो आप ऊपर से निकल गई कि क्या पढ़ा है, तो मैं तुम्हें बताता हूँ, दोनों चीजों से समझाऊंगा। 2000, अब मैं कुछ ऐसे लिख देता हूँ, 2008, 2010 और 2009, 2010, 2009, 2008, ये 2000, ये एक साल की इनकम थी और ये कुछ एक्सपेंस थे। अब मुझसे पूछा गया कि प्रॉफिट बताओ। प्रॉफिट का फॉर्मूला सबको पता होगा, छोटे से छोटे बच्चे को पता रहता है कि भाई आपकी कमाई कितनी हुई है उसमें से एक्सपेंस माइनस कर दो। अगर आपने 10 रुपए कमाया और 8 रुपए लुटाए तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ? 2। 2 रुपए। है। 2। इजी है ये, तो किसी को सिखाने की जरूरत नहीं है, सिखा भी दिया तो अब दोबारा बता ही दिया मैंने। इनकम में से एक्सपेंस को माइनस कर। अब मुझे ये बताओ 2008 का प्रॉफिट या लॉस कितना होगा? 2 लाख का लॉस होगा क्या किया आपने? 2008 में। आपने किया क्या? इनकम में से एक्सपेंस इनकम में से एक्सपेंस आपने माइनस 2008 की इनकम उठाई और 2000, 8 के एक्सपेंस में से माइनस कर दिया। एक्सपेंस तो भैया आपने 2 लाख रुपए कमाए और 4 लाख रुपए लुटा दिए, तो आपने कितने लाख का लॉस झेल लिया? 2 2 लाख लाख। लाख। ये मैच किया है आपने या फिर ऐसे ही कर दिया? मैच किया है। मैच किया है। और अब मैं ये पूछता हूँ कि ऐसा मत करो, 2008 की इनकम रहने दो, 2010 का एक्सपेंस ले लेते हैं, तो कितने का प्रॉफिट हुआ? एक भी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं 1 होगा। लाख का नहीं होगा। पर गलती क्या कर दी मैंने, मैच किया या नहीं किया? नहीं किया मैच। नहीं किया। चीज गलत है ना? यस हाँ। सर। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, जिस साल की इनकम है उसको उस साल की क्या कहते हैं एक्सपेंस से मैच कराना जरूरी होता है। और दूसरा क्या होता है कि जो चीज के एक्सपेंस है उसको उसी चीज की इनकम से मैच कराना होता है। इसका मतलब क्या होता है कि भैया मेरी बात तो समझ में नहीं आई, तो मैंने बोला कि बेटा मेरे यहाँ ना कंस्ट्रक्शन का काम है, कंस्ट्रक्शन में हम क्या क्या बेस करते हैं, सीमेंट और सैंड, सैंड मतलब बालू और बदरपुर, और ब्रिक्स। अब मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, मैंने सीमेंट बेच के 2 लाख रुपए कमाया और सीमेंट खर्च करके, मतलब एक्सपेंस क्या होता है, खरीदना ही तो होता है, हाँ। हाँ सर। 1 लाख की खरीदी। ऐसी मैंने सैंड 4 लाख की खरीदी और ये 5 लाख की ऐसे थी। अब मैंने पूछा कि भाई मेरे को सीमेंट से कितने का प्रॉफिट हुआ, तो इनकम में से 1 एक्सपेंस लाख का। 1 लाख। लाख का। मैंने बोला 1 लाख। मैंने बोला सैंड से कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ एक लाख। 1 लाख लाख। का लॉस। 1 लाख का। इसमें? लॉस हुआ है 1 1 लाख लाख का का लॉस। लॉस। तो ये तो हमारा हो गया मैचिंग, क्योंकि मैंने सीमेंट की इनकम को सीमेंट के एक्सपेंस से मैच कराया, सही है। हाँ। हाँ। पर मैं वो अब आता है क्या कहता है उदय, उदय बोलता है कि भैया ऐसा करते हैं कि सीमेंट की तो इनकम ले लेते हैं,
और क्या कहते हैं ब्रिक्स की एक्सपेंस ले लेते हैं, तो कितना हो गया? 1 लाख 1 का लाख का लॉस। लॉस। ये 1 लाख मैचिंग करा मैंने, ना। नहीं। तो यही होता है मैचिंग कॉन्सेप्ट, पढ़ के देख लो। ठीक है भैया। क्या यही लिखा है? यही लिखा है। हाँ ऊपर में। अबे पैदल हूँ और कोचिंग मत तो लगता है आवाज जल्दी आ। बेटा समझ में आया? हाँ भैया। हाँ क्या भैया। यही लिखा है? कुछ और लिखा है? यही लिखा है। आगे पढ़ो, कौन सा कॉन्सेप्ट है? ड्यूअल एस्पेक्ट। प्रिंसिपल। बेटा मैं बोल रहा हूँ डुअल एस्पेक्ट का क्या मतलब होता है कि अकाउंट्स बोलता है कि हम सिंगल एंट्री पे काम नहीं करते, हम डबल एंट्री पे काम करते हैं। किस पे काम करते हैं हम? डबल एंट्री। डबल एंड। डबल एंट्री का क्या मतलब है कि भाई उसने बोला है अकाउंट में कोई, अगर अकाउंट में कोई चीज डेबिट होगी तो पक्के से कोई चीज क्रेडिट होगी। क्रेडिट भी होगी। अगर कोई चीज क्रेडिट होगी तो पक्के से कोई चीज डेबिट डेबिट भी भी हो। ये नहीं हो सकता कि एक चीज क्रेडिट हो और दूसरी चीज डेबिट हो। हमेशा क्या होगा, एक क्रेडिट होगा उसके साथ साथ कोई चीज डेबिट हो रही होगी। क्रेडिट क्रेडिट नहीं होगा, डेबिट डेबिट नहीं होगा, क्रेडिट डेबिट जरूर होगा। समझ में आ गया? हाँ। अब इसका कहने का क्या मतलब है कि हम क्या बोलते हैं कि मैंने एक मोबाइल लिया, मोबाइल मैंने 10,000 का लिया, तो मेरे पास क्या आया? मोबाइल। हाँ कॉल पे। हेलो हेलो, मेरे पास क्या आया? मोबाइल। और मेरे पास से गया क्या? 10,000 रुपए। 10,000। तो एक चीज डेबिट हुई और एक चीज क्रेडिट। कि भैया आपको कैसे पता है कौन सी चीज डेबिट हुई है कौन सी चीज क्रेडिट हुई है? तो मैं बोलता हूँ बेटा आने वाला चैप्टर अब इसी के ऊपर है, तो टेंशन ना लेना, ठीक है? ओके भैया। ओके। पूरा का पूरा टेंशन मत लेना, इसी के ऊपर है, ठीक है? समझ में आ गया? अब पढ़ के देख लो हाँ क्या लिखा भैया। हुआ, क्या लिखा हुआ। According to dual aspect. बेटा स्कूल सिटी बुक सेंटर से जब भी बुक लेके आया करो तो मेरी कोचिंग का नाम लिया करो, डिस्काउंट मिला करेगा। हेलो, गाना तो अब कैसे होगा, कोई आ जाएगा? बच्चों समझ में आया? हाँ भैया। हाँ भैया। आ गया। आगे बताओ, आगे बताओ, आगे बताओ। Revenue रेवेन्यू recognition. रिकॉग्निशन कंसेप्ट। रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट अक्रूवल कॉन्सेप्ट का एक छोट पार्ट है। अब कैसे पार्ट है मैं समझाता हूँ। अक्रूवल कॉन्सेप्ट बोलता है, क्या बोलता है अक्रूवल कॉन्सेप्ट? किसी को कुछ पता है हिंदी में? बताओ हाँ भैया। बताओ। हम कभी भी पेमेंट करें लेकिन डेट उस दिन की मानी जाएगी जिस दिन जिस हमने दिन चीज खरीदा खरीदी है। दिन हमने वो चीज खरीदी। हमने केवल पेमेंट की बात करी, क्या इनकम की बात नहीं करी वहां पे?
हम केवल पे ही पे करेंगे, हमें पैसा आएगा नहीं आएगा? तो आएगा भी। तो अक्रूवल कॉन्सेप्ट को पहले थोड़ा सा दोबारा डीपली बढ़ा दूं। हम चाहे कुछ भी करें, हम चाहे कुछ कुछ भी भी करें। चीज खरीदे हैं। कुछ करेंगे कुछ भी क्यों करें, हम चाहे देखो हमने एक सोफा 10,000 का खरीदा। क्या खरीदा? 10,000 का सोफा। सोफा 20 अप्रैल 2018 को। और सेल कब किया? ये परचेज किया था। और पेमेंट कब किया मैंने इसका? 30 अप्रैल 2019 को। तो ये सोफा किस तारीख का है? 20 अप्रैल 2018। 2018। अब इसमें पैसा गया है मेरे पास या पैसा आया है मेरे पास? गया है। तो ये तो एक पार्ट हो गया। अब मैं दूसरी चीज बोलता हूँ कि 10,000 का सोफा मैंने सेल किया। क्या किया? सेल। सेल 20 अप्रैल 2018 को। और मुझे कैश कब मिला है? 30 अप्रैल 2019। 19। तो कब की सेल मानूं मैं? 20 अप्रैल 30 अप्रैल 2018। 2018। 18। तो दोनों चीजों के हिसाब से समझा दी ना, पैसा आने के लिए और पैसा जाने के लिए, दोनों बात मैंने आपको समझा दी कि डेट हाँ। वही रहेगी जिस डेट पे आप सेल करोगे। पैसा चाहे आपके पास आए बाद में या आप किसी को बाद में पे करोगे। अक्रूवल कॉन्सेप्ट ये था। अब रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट केवल ये वाला पार्ट समझाता है, केवल ये वाला। वो केवल किसकी बात करता है? पैसे की बात करता है, आने की। जाने की बात नहीं करता। किसकी बात करता है? आने की। वो रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट बोलता है कि जिस साल का पैसा है वो उसी साल दिखाओ, चाहे पेमेंट उसका कभी भी हो। समझ में आ गया? हाँ भैया। हाँ भैया। अब पढ़ के देखो क्या लिखा हुआ है। दोबारा बताना होगी जरा। बताता हूँ। अक्रूवल कॉन्सेप्ट समझ में आया नहीं आया, पहले ये बताओ मुझे। हाँ हाँ हाँ। अक्रूवल कॉन्सेप्ट में दोनों हाँ चीज भैया। समझाई जाती है, एक्सपेंस के बारे में भी बताया जाता है और इनकम के बारे में। इनकम। इनकम का दूसरा नाम रेवेन्यू भी होता है। रेवेन्यू कॉन्सेप्ट इसी का पार्ट है, बट वो किसको समझाता है? केवल इतने हिस्से को समझाता है। वो एक्सपेंस की बात नहीं करता, वो इनकम की बात करता है। इनकम की मतलब सोफा मैंने उसको 20 अप्रैल को पे किया, वो दिया 2018 को 10,000 रुपए का, चाहे पेमेंट मुझे कभी बाद में मिले। सेल कब की मानूंगा मैं? 20 अप्रैल 2018। तो केवल वो इतनी बात बोल रहा है और कुछ नहीं बोल रहा। पढ़ के दिखाओ, कोई भी कुछ पढ़ के देखो, 3-4 लाइनें, फिर मुझे बताओ क्या लिखा हुआ है। According to revenue recognition concept, revenue is considered to have been released when a transaction has been entered into the obligation to receive the amount is established. देखो रेवेन्यू तभी का मानेंगे जब ट्रांजेक्शन हमारी रिकॉर्ड हो गई है, चाहे पेमेंट उसका कभी भी मिले। यही लिखा हुआ है उसमें। हाँ भैया। हाँ भैया। तो ट्रांजेक्शन कब रिकॉर्ड हुई होगी? 20 अप्रैल को रिकॉर्ड हुई होगी, तो उसी साल का इनकम मानेंगे, चाहे पेमेंट मुझे 1 साल बाद मिले। समझ में आ गया? हाँ हाँ भैया। भैया। आगे बोलो। Verifiable objective concept. वेरीफेबल। वेरीफेबल का बहुत इजी है। वेरीफेबल का मतलब क्या होता है? हाथ दो। क्या? वेरीफाई करना। कहाँ से? ठीक है। वेरीफाइबल का मतलब क्या होता है कि भाई कुछ भी हो जाए, आपके पास एविडेंस होना चाहिए। आप ना बिल, हर इंसान को कागजी काम जरूर करना, आप उसको बिल जरूर देना, बिल जरूर लेना, ताकि आप उसको बाद में वेरीफाई कर सको। अब मैं, इसका कहने का मतलब है कि अगर मैंने टीवी लिया हुआ है तो इसका क्या क्या प्रूफ है कि मैंने टीवी लिया है? बिल बिल। का बिल। तो यही चीज होती है वेरीफाइबल ऑब्जेक्ट, कि भैया कुछ भी ट्रांजैक्शन होती है उसको वेरीफाई करने के लिए ना आपके पास बिल होना चाहिए। बिल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वाउचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाउचर। Voucher. ताकि वो आगे वेरीफाई कर सको। कोई दिक्कत हो जाए कोर्ट वोर्ट में तो प्रूफ के लिए वो यूज हो सके, एविडेंस की तरह। क्या? एविडेंस। एविडेंस की तरह। 11 चल रही है, बस खत्म। बात समझ में आई? हाँ भैया। भैया हाँ भैया। पढ़ के देख लो क्या लिखा हुआ है। भैया ये वेरीफाइबल एक और बार समझा दीजिए। वेरीफाइबल बच्चा बहुत इजी बात है। वेरीफाइबल ऑब्जेक्ट का मतलब ये है कि आप कोई भी ट्रांजैक्शन करो तो उसके पास आपका उसका कागज या कोई प्रूफ होना चाहिए कि वो ट्रांजैक्शन हुई है। कोई अगर प्रूफ नहीं होगा तो वो कैसे बाद में कहोगे ये मेरा ही टीवी है या मेरा ही सामान है। समझ में आ गया? हाँ भैया। वेरीफाई कर सके हम बाद में।
पढ़ के देखो क्या लिखा हुआ है। पढ़ो फिर बताओ मुझे। Measurements that are based on verifiable evidences are regarded as objective. जो चीज वेरीफाई, जो क्या कहते हैं डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो सके उसको वेरीफाई करते हैं। जैसे कि अगर टीवी लिया हुआ है तो वो वेरीफाई कर सकते हो ना कि टीवी लिया है नहीं लिया हुआ। आपके पास अकाउंटेंट चेक करने थोड़ी आएगा। अगर अकाउंटेंट से आपने बोला कि भाई मेरा प्रॉफिट 1 लाख रुपए का हुआ है, उसमें से मैंने 30,000 रुपए का वो ले लिया टीवी कोचिंग के लिए, तो अभी प्रॉफिट 70,000 का दिखाना, तो वो अकाउंटेंट क्या बोलेगा, वेरीफाई करो कैसे। तो गवर्नमेंट आपके यहाँ चेक करने थोड़ी आएगी कि आपका टीवी लगा हुआ है। गवर्नमेंट क्या चेक करेगी, बिल। बिल। Bill. तो वो वेरीफाई उससे करेगी ना, हाँ है। हाँ हाँ, यही बात थी, बस खत्म। ठीक। समझ में आ गया बच्चों? हाँ भैया। हाँ हाँ भैया। भैया। ये मैंने सारे के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए, मेरे ख्याल से इसके बाद कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ भैया, ठीक है ना? आज की क्लास यहीं पे रद्द होती है, ठीक है ना? ठीक है भैया। कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, कल जरूर आना, क्योंकि उस क्लास में अब न्यूमेरिकल चालू होंगे 2-4। अब इसमें तुम्हारे कुछ बच्चों के क्वेश्चंस आएंगे, अभी क्या आएंगे वो मैं बता दूंगा। टेंशन मत लेना कि आगे का पढ़ाना है नहीं पढ़ाना, आगे का कुछ नहीं पढ़ाना है। मैं जो जो चीज टिक कर दूं, भरोसा करके आंख बंद करके वही पढ़ के चले आना, वही आएगा, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। 3-3 4-4 ओके आएगा। भैया। ठीक है ना? ठीक है भैया। ओके।